नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर लगातार उन स्टूडेंट्स के लाइव सेशन दिया जा रहा है जो कई प्रयास करने के बावजूद भी सीटेट नहीं पास कर पा रहे। अगर आपने भी बहुत प्रयास कर लिया, बार बार 70 से 90 के बीच में फंस जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण पेडागॉजी मतलब एक तीर से 5 निशाने, आपको पांचों बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। पेडागॉजी अगर आपने ठीक कर लिया तो 90 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे। तो बहुत कुछ टाइम बर्बाद नहीं करना है, चलना है सीधा प्रश्नों की तरफ। सभी का बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ईश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग सफल हों और होकर ही आना, क्योंकि अगर हमारी उम्मीदें हैं तो पूरा आप लोग करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए। तो दोस्तों एक एक अवस्थाओं को आपको अब टैकल करना है। सवाल ने क्या कहा, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? भैया अमूर्त का मतलब क्या होता है कि सामने वो सब्सटेंस व चीजें हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप कल्पनाओं को आधार मानकर अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकें। तो क्या वो मूर्त संक्रियात्मक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है कि इस अवस्था में बच्चा चीजों को देखकर ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है, मतलब अंतर करना जान जाएगा। जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल आ जाता है, पलटावी गुण आ जाते हैं। लेकिन 11 साल के बाद, 11 वर्ष के बाद की जो उम्र का बच्चा होता है, उस बच्चे में क्या होता है? कल्पनात्मक सोच, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, मौलिक चिंतन। ये क्या है? सब एक ही शब्द है, केवल शब्द बदल गया, सबका भाव एक ही है। और यही मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं कि जिस दिन आपके अंदर एक शब्द पे 10 शब्द बनाना सीख गए, तो फिर आप सीटेट में केवल एग्जाम तक जाइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक एडमिट कार्ड रखो और एक बॉल पेन, और एकदम आनंद, एकदम इंजॉय के साथ, कोई टेंशन ना है। सब कुछ आ रहा है, जो कुछ होगा टकराओगे, हो जाएगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम मतलब लर्निंग। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ हमको आप लोग, जब हम लोग पठन पाठन अभी कर रहे हैं, तो जो चीजें आपके दिमाग में सेव होती जा रही, क्या आप उसको देख पाते हो? जरा बताना मेरे को आप। जब आप अभी कोई चीज पढ़ रहे हो तो क्या आप उन चीजों को देख पाते हो जो चीज आपके दिमाग में सेव हो रहा है? नहीं ना। तो अधिगम का अवलोकन कैसे हो सकता है? यही निगेटिव है और यही सही है। और बी वाला ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पर क्यों पॉजिटिव है इस पर भी डिस्कशन हो जाए। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। कह रहे हैं कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में बच्चा एक कोरा कागज है, आपने उसको जैसे ढाल दिया वो वैसा ढल जाएगा। बहुत सीधी सी बात है भाई। तो तीसरा है कि अधिगम प्राणी की वृद्धि है। जाहिर बात है, लर्निंग इज द ग्रोथ ऑफ द एनिमल। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, नॉलेज को ग्रोथ करता जाएगा, नॉलेज को सीखता जाएगा, ग्रोथ होता जाएगा। और बिना लक्ष्य के, और लर्निंग जो होता है भैया क्या होता है? लक्ष्य ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होता है। बिना लक्ष्य के अधिगम कोई नहीं होता। ऑप्शन नंबर निगेटिव था, वही आप सही कर लो। सीखने की तत्परता किसके ओर संकेत करती है? कमेंट करके सब लोग बताएंगे। सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? सारे स्टूडेंट हमारे फटाफट कमेंट करके आंसर करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों तत्परता का मतलब यह होता है, बहुत सीधी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी। हमने कहा एक बच्चा
एक बच्चा रोज घर से स्कूल जा रहा है और उसकी मां उसको रोज खाना टिफिन के साथ पैक करके दे रही है। एक दिन मां बच्चे को स्कूल भेज रही थी और वो टिफिन भूल गई, तो क्या बच्चा भी भूल जाता है? आप ये बताओ, क्या बच्चा भूल जाएगा कि मेरे को आज टिफिन चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे के ये संज्ञानात्मक स्तर में एक तत्परता है। एक और एग्जाम्पल लो आप अपने लेवल पर। आप मान लो रोज कोचिंग पढ़ने जा रहे हो, मैं कहता हूं सुबह का टाइम है, ठंडी का वक्त है, चाय और समोसे आप कर रहे हो, रोज खा रहे हो, आपका रूटीन बन चुका है। एक दिन क्या हुआ कि आपके पास चाय के पैसे थे पर समोसे के पैसे नहीं थे, तो क्या आप जब चाय ऑर्डर करोगे तो समोसा नहीं याद आएगा? याद आएगा ना। यही आपका मेन डेप्थ है, याद रखो। जब आप पेडागोजी के जड़ पर वार करते हो ना, तो पूरे उसके पैटर्न को पकड़ो। सीखने की तत्परता का मतलब, अगर कोई काम हम लगातार कर रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई काम ना किए, जैसे रोज आप क्लास कर रहे हो, एक दिन नहीं करोगे तो क्या आपका याद नहीं आएगा कि यार 11 बजे हम क्लास करते थे लाइव? वो अपने आप। तो ये दोस्तों क्या है, सीखने के फात्यत्यक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की बात को कर रहा है। क्या बात है, सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कॉग्निटिव लेवल का जो प्रेजेंस होता है, ये इसमें काम करता है। अगला और बहुत से लोग कंफ्यूज होकर थार्नडाइक पर चले जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं। अगला, एक शिक्षिका अपने क्लास से कहती है, क्या कहती है? कुछ कह रही है, ध्यान पे देखिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो पेपर में आएंगे और यही आएंगे। बहुत सीधा बात है ये आपका। बताइए कमेंट करके, सारे लोग बताएंगे। एक शिक्षिका अपने बच्चों से कहती है, अपने क्लास से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। चलो अच्छी बात है, अभी तो यहां से कुछ पता नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। मिल गया मेरे को उत्तर। बिना किसी अन्य की सहायता का साफ साफ मतलब होता है कि बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोहल वर्ग के। भैया सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट है भैया। जो परंपरागत स्तर होता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब यह अमूर्त में है। और कानून पालन की व्यवस्था क्यों? क्योंकि बच्चे को कह रहे कि आप स्वयं से करो, तो ये चला जाएगा परंपरागत स्तर में। लॉरेंस कोहल वर्ग की आपको अवस्था शायद याद आए। परंपरागत स्तर में दो पालन है, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। ये तब होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था वाला अनुपालन ये तब होता है जब प्रश्न में ये भाव निकले कि यदि फलाने का बच्चा सुबह 4 बजे उठकर पढ़ रहा है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप भी 4 बजे उठकर पढ़ोगे, तो आप जान जाना कि ये परंपरागत तो है, पर ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहने की कोई जरूरत नहीं, वो कानून पालन की व्यवस्था में जाएगा। यही बात यहां पर भी था, समझे? औपचारिक क्यों था, पहले ये भी पकड़ो। औपचारिक इसलिए था क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया, मैं जरा सा इस पेंसिल को थोड़ा छोटा करता हूं, देखो। इसने कहा कि सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। मतलब कोई चीज सामने नहीं है, कल्पनाओं को आधार मानकर अपनी बात को करो। यानी कि औपचारिक मतलब अमूर्त संक्रियात्मक। और चूंकि यहां पे बच्चा अपने आप से सजग है अपनी चीजों को लेकर, तो सीधी सी बात है कानून पालन की व्यवस्था में भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए डेप्थ पर निर्धारित करेगा कि आप वहां क्या करोगे। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई को प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। याद रखना, बच्चे को पढ़ने और समझने में कठिनाई आ रही है, तो क्या यह डिस्ग्राफिया है? डिस्ग्राफिया तो तब होता है जब बच्चे को लेखन में प्रॉब्लम हो। गणित के सवाल हल करने में प्रॉब्लम है तो डिस्कैलकुलिया है। और डिस्प्रैक्सिया तब होता है जब बच्चे को पढ़ने लिखने और गणित तीनों में प्रॉब्लम है, तो डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। और केवल पढ़ने में है तो भैया पढ़ने में डिस्लेक्सिया होता है। मैंने सब बता दिया, अब आप बताओ कि कौन सा उत्तर आपका होगा। बताओ, सारे लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। दोस्तों, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका साफ साफ मतलब है कि बच्चे को डिस्लेक्सिया है। मतलब
पठन क्षमता है, पढ़ने में प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर या लंबवत? दोस्तों लंबवत कोई वक्र नहीं होता। हमने कहा था जो नतोदर वक्र होता, हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा ना मतलब नीचा, मतलब नीचे। शुरुआत में अधिगम तो स्लो होगा, लेकिन बाद में एग्जाम आ गया नजदीक, अब अधिगम तेज हो गया। तो नतोदर वक्र वो वक्र होता है जिसमें बच्चे में ना मतलब निम्न। शुरुआत में तो अधिगम की रफ्तार स्लो होगी, लेकिन बाद में तेज हो जाएगा। और जबकि उन्नतोदर वक्र वो वक्र होता है जिसमें शुरुआत में लर्निंग तो तेज होगा, ये देख रहे हो ये, और हमने एग्जाम दे लिया, अब यहां पे ग्राफ नीचे गिरेगा। सर जी के अपने ट्रिक हैं, दिमाग में डाल लो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा पैदाइशी जन्मजात तेज नहीं होता। स्पष्ट है, जो ट्रिक बनाकर चीजों को आत्मसात कर लेगा वो कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि नतोदर में सर ने आपको क्या बताया? सर जी बोले कि ना मतलब निम्न, कि शुरुआत में बच्चे की अधिगम स्लो होगा, निम्न होगा, बाद में तेज हो जाएगा। लेकिन जबकि अगर मैं बात करूं उन्नतोदर की, तो यहां पे शुरुआत में अधिगम तो तेज है, लेकिन बाद में स्लो हो जाएगा। जबकि दोस्तों मिश्रित की अगर मैं बात करूं, तो जो मिश्रित वक्र होता है, उस वक्र की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उस वक्र का मतलब होता है कभी तेज तो कभी धीम। मतलब कभी पढ़ रहे हो कभी छोड़ रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, और तभी बाद में दिक्कत भी क्रिएट होता है ऐसे ही वक्र को लेकर। अगर ऐसी लर्निंग करोगे तो कहां से समस्या सॉल्विंग होगा, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? अब जाहिर बात है, जो जीतेगा वो सिकंदर, और जो हारा वो और भी बेहतर। चलो जल्दी से कमेंट करो सारे भाई बहन, फटाफट से कमेंट करेंगे, देरी नहीं करनी है। जितनी जल्दी आप लोग कमेंट के द्वारा उत्तर करोगे उतनी जल्दी क्या होगा, हम और प्रश्नों को टॉप 100 क्वेश्चन आज मैं टैकल कर रहा हूं कि 100 प्रश्न आज करवा लिया जाए, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ गया है। अब कुछ कहने को बचा नहीं, अब आपको अब और तेज ढंग से काम करना है। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की दोस्तों जब बात करता हूं, तो आपको पता होगा नाम आता है कोहलर का। कहोगे सर तो कोहलर तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या करें सर जी? पर कोहलर थे क्या? कोहलर गेस्टाल्टवादी थे ना? चलो ठीक है, उत्तर तो मिल गया। पर सर जी एक बात और बताओ कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। गेस्टाल्टवाद के कर्ता धर्ता कौन थे? विलियम जेम्स। अब बात की जाए कोहलर की और कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की अगर मैं चर्चा करूं, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या था? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया, यह आप सब लोग जानते हो। उन्होंने क्या किया कि जो घर में जहां पर पंखे टंगे होते हैं छत में, वहां पर क्या किया, केले के गुच्छे को टांग दिया और चिंपैंजी को नीचे रखा, और वो चिंपैंजी बार बार उछल कूद मचा रहा था, पर केला था कि मिल ही नहीं रहा था। लेकिन उस चिंपैंजी को अचानक सूझाया कि यार बगल में तो एक छड़ी रखी हुई है, अगर मैं इस छड़ी से उस केले पर अगर मैं वार करूं तो केला मिल जाएगा। और चिंपैंजी ने यही काम किया, जब छड़ी को लिया और केले पर मारा और केले नीचे गिर गए। अब इससे क्या साबित हुआ कि सूझ किसको आया था? सूझ उस सुल्तान नामक चिंपैंजी को आया था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोहलर को सूझ नहीं आया था। कोहलर ने वहां पे दोस्तों एक सिद्धांत निकाला, समग्रवाद का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को समग्रवाद भी कहते हैं। देखिए अगर आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर हो तो एकदम सुरक्षित क्यों हो, यही यहाँ की खासियत है। पूरी डेप्थ को पूरा कायदे से एनालिसिस कर देंगे। तो समझिए, तो हुआ क्या कि सूझ तो आया चिंपैंजी को, तो कोहलर को यहां से यह ज्ञात हुआ कि अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है तो उस समस्या का पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, समग्र रूप से उस समस्या की जानकारी हो तभी समाधान होगा। अब यहां पे 2-3 बातें समझो कि अगर पूछे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया तो कोहलर, अगर आपसे पूछे सूझ का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, अगर आपसे पूछे समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, और अगर आपसे पूछता है तीनों सिद्धांत क्या हैं, तीनों सिद्धांत एक ही हैं, सिद्धांत एक नाम अनेक। और चूंकि ऑप्शन में कोहलर दिया ही नहीं था तो गेस्टाल्टवाद ही लिख दिया गया। तो गेस्टाल्टवाद से दोस्तों आपको यह पकड़ना है कि गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन थे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये सब लोग इसके
करता करता थे। समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, शानदार, आम पर अभी तक आप सबके हैं और जज कीजिएगा आज आप कितना नंबर लेकर आओगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसको? महान स्किनर, जिन्होंने आरएस थ्योरी दी, और इस थ्योरी के कई नाम हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, समझ रहे हो, पुनर्बलन के एक थ्योरी के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। और याद रखना, अगर आपसे पूछता है कई बार पेपर में कि पुनर्बलन का इस शब्द का यूज किसने किया, पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया, तो क्या उत्तर दोगे? स्किनर। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। स्किनर ने बेटा प्रयोग किस पे किया था? चूहा और किस पर? कबूतर पर। तो एक तो चूहा और दूसरा कबूतर, इन दोनों पर उन्होंने प्रयोग किया। प्रॉब्लम क्या थी? इन्होंने कहा, स्किनर ने कहा कि एक पिंजड़े के अंदर मैं चूहे को कैद करता हूं, रखता हूं, रोज खटका दबाऊंगा, चूहे को खाना मिलेगा। खटका दबा, खाना मिला, खटका दबता, खाना मिलता। एक दिन भूल पे क्या हुआ, खटके की जगह बंदूक दग गई और सारे के सारे चूहे निकलकर भाग गए। यानी जब तक सकारात्मक पुनर्बलन मिला तब तक तो काम होता रहा, लेकिन जैसे ही नकारात्मक पुनर्बलन मिला, सारे के सारे चूहे क्या हो गए? निकलकर भाग गए। समझे बात को? तो ये था दोस्तों, ये पूरा आरएस थ्योरी और ये पूरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वही अल्बर्ट बंडूरा। जब नाम अल्बर्ट बंडूरा को आपको याद आए तो अल्बर्ट बंडूरा को आपको याद आना चाहिए, उन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम। क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के दो नाम और भी हैं। क्या? प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम। इसके अलावा आपको दो बातें अल्बर्ट बंडूरा की और याद रखनी है। एक तो दोस्तों मॉडलिंग शब्द किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। और एक डेफिनेशन भी दिया था कि ना सीखना भी सीखना है। किसने दिया? महान अल्बर्ट बंडूरा ने। सवाल यह आ गया दोस्तों कि मॉडलिंग क्या था? तो महान अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि एक बच्चा टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हुए हीरो या हीरोइन को देखकर खुद को कल्पना में ऐसा सोचने लगता है कि मैं ही यही हूं, इसी को मॉडलिंग कहते हैं। तो क्या किसी ऑप्शन में आपको मॉडलिंग दिख रहा है? सर जी बिल्कुल दिख रहा है। तो लॉक कर दो ऑप्शन नंबर बी को। समझ पाए बात को? तो सिंटू कुमार, अर्चना, निशा, रीमा, पिंकी, कविता, बीना, प्रियंका, लकी, बबीता, किरण, रीमा, मीरा, अभिनंदन, खुशबू, ममता, अब्दुल और बहुत सारे हमारे भाई बहन। याद रखना दोस्तों, ये जो वक्त है बहुत नाजुक है। इस वक्त मैं फिर कहता हूं, शाम से अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, कोई डाउट हो कमेंट में लिखो। सुबह अभी जब क्लास एंड होगी तो जो दिन भर आपके पास जो डाउट्स रहे उसको आप लोग क्या किया करो, शाम को जिक्र के रखो, अपने डाउट को पूछते चलो। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में। भैया आपने तो रट रखा है, ये संज्ञानात्मक संरचना होता क्या है? हमने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसका आईना, उसका प्रतिबिंब, उसका चेहरा आपके दिमाग में सेव हो जाता है ना। जीन पियाजे ने इसको क्या कहा था? इसी को स्कीमा कहा था। यस फॉर स्कीमा, और यस से ही मैंने कहा था कि स्टोरेज का मतलब आपके ग्रहण करने की कैपेसिटी, आपके उस चीज को याद करने की क्षमता। समझ पा रहे हो? स्कीमा क्या है? जो बातें आप ट्रिक बना लो ना कि यस मतलब स्कीमा और यस फॉर स्टोरेज का मतलब कैपेसिटी, जो आप याद कर पाते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करता है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। भैया सीधी सी बात है, एक बच्चे को आपने काले रंग से डरा दिया, अब आगे वो कोई भी काला रंग देखता है वो डर जाता है। प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत है ऐसी? एक बच्चे को आपने डरा दिया है काले रंग से, अब वो जब भी काला रंग देखता है वो डरने लगता है। ये सादृश्यता नहीं है दोस्तों,
इसको कहते हैं प्रभाव का नियम। आपने ऐसा प्रभाव ही स्थापित कर दिया है, लेकिन चूंकि ये तभी तक रहेगा जब तक उसकी ये जीववादी सोच खत्म नहीं होगी। क्योंकि अभी भाई कल्पनात्मक बच्चा है ना, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था को क्रॉस करेगा, किशोरा में प्रवेश करेगा, तो इस सोच का ये क्या होगा, डिलीट होता जाएगा ये सारी सोच। तो ये अब यहाँ पे काफी लोग गलत करते, तो यही आपको समझना है कि भैया गलत नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको समझ कर रखना है, रिवीजन करके रखना है, ढंग से इसको पकड़ के रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों की सीखने को बिल्कुल प्रभावित ना करे, ये कैफा सिद्धांत कहलाता है। भैया देखो सीधी सी बात है, एक कहावत है ना कि आपने क्या किया कि रेडियो पर आप लोग क्या करते थे, कमेंट्री सुनते थे अंग्रेजी में, और आपको लगा कि मैं भी इंग्लिश बोल लूंगा। ये क्या है, ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। इसके अलावा अब आपने क्या किया, एक हवाई जहाज का खिलौना लिया और आप उसको सोच रहे हो कि मैं इसको उड़ाना शुरू कर दूंगा, तो ये कोई लर्निंग नहीं है, ये शून्य स्थानांतरण है। सकारात्मक तब होता है जैसे आप स्कूटर पे कार चलाना सीख गए, ये सकारात्मक है। नकारात्मक तब होता है जैसे आपने कक्षा 5 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा और क्लास 6 में आप जब गए तो आपका नाम इंग्लिश मीडियम में लिखा दिया गया, तो ये नकारात्मक स्थानांतरण होगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अधिगम का स्थानांतरण कई बार आपसे पेपर में पूछता है, तो अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखो। पेडागोजी को ढंग से सीख कर जाओ। जब पेडागोजी, यही तो एक बार मैं कहता हूं कि भैया एक बार अगर पेडागोजी अगर आपने ठीक कर लिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी। आराम से केवल एडमिट कार्ड लो, वॉलपेपर, वो बॉल पेन लीजिए, आराम से एग्जाम सेंटर में बैठिए, कोई डर नहीं। कायदे से बेंच मिलेगा, पेपर मिलेगा, सोच समझकर पेंसिल साथ में लेकर जाओ, ढंग से हल करो, 115, 108, 109 करके आओगे, ये मैं जिम्मेदारी देता हूं। केवल पेडागोजी ठीक कर लेना बस। इससे क्या होगा ना कि आप हारोगे नहीं। जब आपके दिमाग में आ गया कि 90 नंबर मेरे फिक्स हैं तो मैं फेल नहीं हो सकता, बहुत सीधी सी बात है। ये एक स्पष्ट अपने दिमाग में संदेश डाल दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है, बताएंगे आप लोग। जैसे आपने क्या कहा कि साइकिल चलाना सीखा था, स्कूटर आप उसी से चलाना सीख गए, ये क्या है, ये लर्निंग की मेथड है? जी नहीं दोस्तों, इसको कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, पठार नहीं। और याद रखना, पठार कभी भी अस्थाई नहीं होता। कई बार पेपर में आता है क्या जो पठार होता है ये अस्थाई होता है, जी नहीं। पठार का मतलब कोई रुकावट, कोई बाधा, ये सुधार्य है भाई। जैसे कहते हैं कि निर्योग्यता, तो जो निर्योग्यता होता है दोस्तों, निर्योग्यता कभी भी अस्थाई नहीं है, ये सुधार्य है। योग्यता सुधार्य है, योग्यता को हम सुधार सकते हैं, लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित, देखिए निर्योग्यता का मतलब साफ शब्दों में बता दूं, अयोग्य। मैं तब भी सिखाया था और आज भी बता देता हूं, अधिगम निर्योग्यता जहां पूछेगा ना वहां आप पढ़ना अयोग्य शब्द। तो अब रुके रहना, अयोग्य, अधिगम में अयोग्य बच्चों की अगर प्रगति का मुझे निरीक्षण करना है तो मैं क्या करूंगा, बताओ आप लोग। क्या मैं केस स्टडी तब होता है जब, भैया बता दूं, केस स्टडी जानिए कब तुक्का मारोगे, केस स्टडी तब होता है जब बच्चे का व्यक्तिगत लेवल पर जांच किया जाए। अगला, घटनावृत्ति का अभिलेख मतलब वास्तविक रिकॉर्ड, ये तो पोर्टफोलियो में जाएगा, कोई मतलब नहीं। व्यवहार की रेटिंग की जाए, गलत बात, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, हम बच्चे के व्यवहार को अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि आप प्राइमरी में पढ़ाने गए हैं तो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए 3 बातें आप अपने आप पे जज ना करो, दिमाग को आदेश कराओ। 3 बातों का ध्यान, वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चे को चैलेंज मिले, दूसरा ऑप्शन वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चे के व्यवहार को डेवलप कर रहा है, तीसरी बात वो कौन सा ऑप्शन है के लिए है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए है जो बार बार कुछ नंबर पे फीटेट में रह जाते हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये तो दोस्तों कभी नहीं कहूंगा कि आप 130 140 इस नोट्स से आप कर जाओगे, मैं ये बात नहीं कहता। आप करोगे, ये आपकी मेहनत है। अगर आप 130 140 ला दो, ये आपकी मेहनत है, लेकिन इस नोट्स को अगर आपने पढ़ते हैं तो 104 105 नंबर बहुत आराम से आएगा। क्यों?
क्योंकि सर इसमें पेडागोजिकल पैटर्न आप सीखते हो जो आपको फेल होने से बचाता है। क्योंकि पेडागोजी अगर आपने सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा, क्योंकि 90 नंबर की पूरी पेडागोजी आती है। तो हमें पहले पेडागोजी का पैटर्न सीखना है। दूसरा क्या कहा गया, अगर एग्जाम में आपको प्रश्न भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे हल करना है यह भी आपको सिखाया गया है। जो आपको किसी भी कंटेंट, कुछ मतलब चैनल वाले ये कहते हैं कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं। अरे भाई, अगर बच्चे को तुम 5000 पेज का पूरा नोट्स इतनी मोटी किताब भर के दे दोगे तो उससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको केवल कितना पढ़ना है, ध्यान रखना दोस्तों, केवल 150 पेज, 90 पेज 90 नंबर की पेडागोजी, 60 पेज जो डिसाइड रहेगा कंटेंट वाला पार्ट कि आपको कंटेंट में गणित में कैसे आंकिक प्रश्न, ईवीएस में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सब कुछ इस नोट्स में आपका डिसाइड रहेगा। यहां तक कि जो सबसे खास चीज मिलता है वो है ऑप्शन से हल करने की कला, जो आपको 100% सफलता दिलाती है। तो जिन बच्चों को इससे जुड़ना है, जरूरतमंद स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। कीमत हमने बार बार कहा, मैं पैसे की बात कभी करता नहीं हूं, बस फर्क इतना है जो नॉर्मल सी प्राइस होगी वो आपको पे करना होता है नॉर्मली। फिर भी आपको बहुत दिक्कत है तो भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशन हमारी तरफ पे जरूर मदद मिलता है।